नमस्कार दोस्तों। आज हम ईडियम और फ्रेज का सेकंड टॉपिक यानी ईडियम और फ्रेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ईडियम और फ्रेज पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने 25 ईडियम एंड फ्रेज देखे थे, यानी टॉप 100 पढ़ने वाले हैं तो उसमें 25 तो देख चुके हैं ऑलरेडी और 25 आज पढ़ने वाले हैं। ऐसे हमारे 4 पार्ट रहेंगे ईडियम एंड फ्रेज के। जो टॉप 100 है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो 25 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 25 आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखते हैं 26 नंबर, अंडर द सन। ये नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉक्स पड़ रहा है, दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूं अंडर द सन। मतलब क्या होता है? सूर्य के नीचे। ठीक है, अब सूर्य तो बहुत बड़ा है, सभी को पता है। सूर्य के नीचे का मतलब एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स कहीं भी। एनीवेयर मीन्स कहीं भी। तो पहला क्या है? अंडर द सन। ठीक है, किसी भी वाक्य में आ जाए अंडर द सन तो उसका मतलब क्या होता है? एनीवेयर, कहीं भी। दूसरे की बात करते हैं। थोड़ा सा ये भी फॉक्स की वजह से दिख नहीं रहा है तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है कंगारू। यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला है कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट। ठीक है, ये अपना इडियम फ्रेज क्या है? कंगारू कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट कोर्ट। नॉन गवर्नमेंट कोर्ट का मतलब समझ ही गए कि मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कोर्ट को बोलते हैं कंगारू कोर्ट। ठीक है, जैसे गांव में नहीं होता क्या कि सरपंच बैठ के, तो वो नॉन गवर्नमेंट कोर्ट होती है जिसमें फैसले सुनाए जाते हैं सरपंचों की मीटिंग के अंदर। तो वो नॉन गवर्नमेंट कोर्ट ही होता है। एज ए नॉन गवर्नमेंट कोर्ट होता है, उसको बोल सकते हैं कंगारू कोर्ट। इडियम एंड फ्रेज में उसको क्या बोल सकते हैं? कंगारू कोर्ट। तो ये बहुत ही मोस्ट है, मैं इसको मोस्ट लगाता हूँ यहाँ पे। मोस्ट है ये कि कंगारू कोर्ट किसको बोलते हैं? नॉन गवर्नमेंट कोर्ट को बोलते हैं। ठीक है, कंगारू कोर्ट। इसके बाद 28 नंबर, लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट। थ्रोट का मतलब गला। ठीक है, कई बार बोलते हैं हम तो लंप आ जाता है गले के अंदर। ठीक है, लंप का मतलब क्या होता है? हम बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं यानी भावुक होते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? लंप इन द थ्रोट। ठीक है, कोई स्थिति को लेकर, किसी स्टेट को लेकर हम बहुत जैसे भावुक हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? लंप इन द थ्रोट। यानी इसका मतलब क्या था? सेंटिमेंटल स्टेट। सेंटिमेंटल स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? स्थिति। ठीक है, दशा या स्थिति। तो सेंटिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है? कि भावुक स्थिति या भावुक दशा, उसको बोलते हैं लंप इन द थ्रोट। इसके बाद 29 नंबर, ए बी सी। एकदम सिंपल है, बस किसी भी सेंटेंस के अंदर ये आ जाए कि ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, पूरा वाक्य मिलेगा कि ही नोज ए बी सी। ठीक है, ही नोज ए बी सी। ये मान लीजिए सेंटेंस है कि ही नोज ए बी सी, यानी वह ए बी सी जानता है। ए बी सी का मतलब क्या था? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज यानी सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी मतलब वह सामान्य जानकारी जानता है। ही नोज बेस ए बी सी। ए बी सी का मतलब बेसिक नॉलेज जानता है, तो ए बी सी का मतलब क्या हुआ? बेसिक नॉलेज। इसके बाद है 30 नंबर, 30 नंबर, बहुत अच्छा है ये भी। एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर, या फिर एट ऑल इवेंट्स। ठीक है, एट ऑल कॉस्ट या एट ऑल इवेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? इन ऑल कंडीशन। इन ऑल कंडीशन यानी कई बार बोलते हैं कि मुझे ये कार्य करवाना चाहिए, किसी भी स्थिति में हो तो ये कार्य करवाना ही है, तो वो उसको बोल सकते हैं एट ऑल कॉस्ट या एट ऑल इवेंट्स। उसका मतलब क्या होता है? इन ऑल कंडीशंस। इन ऑल कंडीशंस। इसके बाद ये वाला मोस्ट है 38 नंबर, 31 नंबर वाला। 31 मोस्ट है, एट द 11th आवर। ये मैं कहूँ तो अब तक जितने भी पढ़ाए उनमें सबसे बेस्ट यही है एलडीसी एग्जाम के लिए। हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम होगा उसमें ये द मोस्ट रहने वाला है कि एट द 11th आवर। 11th ओवर, 11th मतलब 11वां। एट द 11th आवर इसका मतलब क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण, यानी अंत में, किसी कार्य के अंत में, उसको बोल सकते हैं कि एट द 11th आवर या एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट। इसके बाद 32, ए बिग चीज। ये कहीं भी आ जाए, ए बिग चीज। ए बिग चीज इसका मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट
पर्सन यानी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसको बोलते हैं ए बिग चीज, ए बिग चीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके बाद 33 एट ए टेंडर एज, एट ए टेंडर एज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्टिल वेरी यंग, यानी बहुत ही जवान या किशोरावस्था। किशोरावस्था से भी थोड़ा सा कम, मान लीजिए 13 या 14 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको बोल सकते हैं स्टिल वेरी यंग, ठीक है। अभी जवान या अर्ली स्टेज के अंदर है तो स्टिल वेरी यंग, इसको बोलते हैं एट ए टेंडर एज। इसके बाद 34 एड, एड का मतलब जोड़ना, फ्यूल ईंधन टू द फायर, ठीक है। ये मतलब क्या हुआ इसका मैं बताता हूँ, एड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब होता है कि आग में घी डालने के समान, ठीक है। आग लगी है उसमें घी डालेंगे तो और आग लगेगी। इसका मतलब क्या होता है कि टू मेक वर्स्ट, यानी बुरा करना। वर्स्ट का मतलब क्या होता है, बुरा करना, ठीक है। टू मेक वर्स्ट या बुरे से भी बदतर करना, ये वाला मतलब होता है कि एड फ्यूल टू द फायर, यानी वो कहते हैं ना कि आग में इसने, आग में घी डाल दिया, यानी इसने इस आग को भड़का दिया, आग में घी डाल दिया, तो वो वाली बात होगी एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर, टू मेक वर्स्ट। ये भी मोस्ट है। 34 35 की बात करता हूँ, ये भी मोस्ट है। टू सी द बैक ऑफ, टू सी द बैक ऑफ, ठीक है। टू सी द बैक ऑफ मतलब क्या है, टू गेट राइड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, टू गेट राइड ऑफ। ये वेरी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है बहुत ज़्यादा। एलडीसी के लगभग पिछले एग्जाम में ये आया हुआ है। एलडीसी के नहीं तो ये 2-3 एग्जाम में जरूर आया, मैंने देखा है कि टू गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना इसका मतलब होता है। और ये मोस्ट है एलडीसी के लिए। टू सी द बैक ऑफ मतलब टू गेट राइड ऑफ, यानी किसी से छुटकारा पाने के लिए हम यूज में ले सकते हैं कि टू गेट राइड ऑफ या टू सी द बैक ऑफ। इसके बाद टू बियर फ्रूट, टू बियर फ्रूट, ये वो वाली बियर मत समझ लेना, पीने वाली अल्कोहल वाली। तो ये टू बियर फ्रूट का मतलब, बियर का मतलब सहना, फ्रूट का मतलब परिणाम, ठीक है। टू बी सक्सेसफुल यानी सक्सेस होना, टू बी सक्सेसफुल इसका मतलब क्या होता है, टू बियर फ्रूट का टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल। इसके बाद 37 ब्रेक द आइस या ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, बर्फ को तोड़ना। तो इसका मतलब तो बर्फ को तोड़ना, ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना। इसका मतलब होता है टू ब्रेक द साइलेंस, साइलेंस का मतलब चुप्पी, यानी अपने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो चुप ही रहते थे। तो जब भी वो किसी मैटर पे बोलते थे तो उनके लिए ये यूज किया जा सकता था कि टू ब्रेक द साइलेंस, यानी इन्होंने चुप्पी तोड़ दी है, कुछ तो बोले हैं, टू ब्रेक द साइलेंस। इसके बाद 38 कम अक्रॉस मतलब क्या था, कम अक्रॉस का मतलब क्या था, मीट, मीट का मतलब मिलना, कहीं पर अचानक से मिल जाना। मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ और अचानक से मेरा कोई दोस्त मिल गया, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ कम अक्रॉस, यानी वह मुझे अचानक से मिला था। मीट यानी मीट, मिलना, अचानक से मिलने को क्या कहते हैं, कम अक्रॉस या मीट, इसका मतलब होता है। इसके बाद 39 नंबर, 39 ये ट्रेड के अंदर बहुत फेमस आइडियम है ये, कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन यानी गला काट प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटेंस ट्रेड राइवलरी, राइवलरी का मतलब प्रतिस्पर्धा, जो सोची समझी राइवलरी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसको बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन यानी इंटेंस ट्रेड राइवलरी, इंटेंस ट्रेड राइवलरी। इसके बाद ये भी मोस्ट है, चिकन हार्टेड। अब चिकन हार्टेड है मतलब चिकन का मतलब चूजा या मुर्गा, मुर्गी को बोलते हैं चिकन, ठीक है। हार्टेड यानी मुर्गी के कलेजे वाला, या फिर इसको बोलते हैं टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। चिकन हार्टेड का मतलब कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति डरपोक है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं चिकन हार्टेड मतलब टिमिड यानी डरपोक है ये। इसके बाद 41 ड्रॉप वन स्नीज, कोई हमसे बड़ा मिलता है तो हम उसके अभिवादन में सर झुकाते हैं, ठीक है, या घुटने झुकाते हैं, जो भी है। तो उसके लिए ड्रॉप वंस नीच बोला जा सकता है, यानी टू हम्बल वन सेल्फ, यानी खुद को विनम्र दिखाना, खुद को विनम्र दिखाने के लिए क्या, ड्रॉप ऑन
वन स्नीज, ड्रॉप ऑन वन स्नीज, इसका मतलब टू हम्बल वन सेल्फ। इसके बाद 42 बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स, ईयर्स का मतलब कान, ऑल का मतलब सभी, यानी सभी कानों से सुनना, मतलब लिसन ईगरली, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, मतलब कोई हाँ भाषण चल रहा है तो उसको हम बी ऑल ईयर्स यानी लिसन ईगरली, यानी उसको बहुत ही उत्सुकता से सुन रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है बी ऑल ईयर्स, यानी इसने अपना सारा ध्यान इसी में लगाया हुआ है और बहुत ही उत्सुक होकर सुन रहा है किसी भी लेक्चर को, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है बी ऑल ईयर्स मीन्स लिसन ईगरली। इसके बाद 43 ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स, हेड का मतलब सर, ईयर्स का मतलब कान, ठीक है, कि वो सर से कान तक, ओवर हेड एंड ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब डीपली इन्वॉल्व, यानी किसी चीज़ में डीपली यानी गहराई से शामिल होना, ठीक है, मतलब कोई भाषण चल रहा है तो मैं उसमें पूरा ध्यान लगा के सुन रहा हूँ, डीपली इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ओवर हेड एंड ईयर्स यूज किया जा सकता है, डीपली इन्वॉल्व इसका मतलब होता है। इसके बाद 44 मूव हेवन, हेवन का मतलब आपको पता ही है स्वर्ग या जिसको जन्नत भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव का मतलब हिलाना या चलना, ठीक है, हेवन एंड अर्थ मतलब क्या हुआ, डू एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, सभी संभव प्रयास करना, डू, हाँ, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब अगर कोई मान लीजिए धरती और आकाश को हिला रहा है तो इसका मतलब क्या कि डू एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, वह अपनी सारी ताकत लगा रहा है, यानी प्रत्येक जो संभव प्रयास हो सकता है वो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब ये होता है कि डू एवरी पॉसिबल एफर्ट्स। इसके बाद 45 कम बैक टू अर्थ, कम बैक टू अर्थ, अर्थ का मतलब धरती पे वापस आ जाओ, ठीक है, कम बैक टू अर्थ, धरती पे वापस आ जाओ, मतलब क्या है इसका, स्टॉप डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का मतलब दिन में सपने देखना बंद कीजिए, इसका मतलब होता है कम बैक टू अर्थ, यानी धरती पे वापस आओ, यानी स्टॉप डे ड्रीमिंग, यानी जो दिवा स्वप्न होते हैं वो स्टॉप कीजिए, देखना स्टॉप कीजिए, दिवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखना बंद कीजिए, इसका मतलब कम बैक टू अर्थ, स्टॉप डे ड्रीमिंग, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा भी है, कम बैक टू अर्थ यानी स्टॉप डे ड्रीमिंग। इसके बाद 46 इन द फैमिली वे, ये यूजुअली जो लेडीज होती है उसके लिए यूज ज़्यादा किया जाए तो बेटर रहेगा, इन द फैमिली वे, फैमिली का मतलब ये परिवार के रास्ते पे चल रही है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट, तो इन द फैमिली वे का मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानी वास्तविक तथ्य, इसका मतलब क्या होता है, इन रियलिटी, इन रियलिटी वास्तविकता में, ठीक है, इन रियलिटी वास्तविकता में। इसके बाद 48 विदाउट फियर एंड फेवर, फियर एंड फेवर, ठीक है, किसी चीज़ का डर नहीं हो, फियर का मतलब डर, और फेवर किसी का पक्ष नहीं हो, तो उसको बोलते हैं इम्पार्शियली, इम्पार्शियली, इम्पार्शियली का मतलब होता है निष्पक्षता से, निष्पक्षता से। अब एक मैटर चल रहा है रेट का बहुत बड़ा, तो उसमें हाँ ये जो भी बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष या फिर ये जो भी और पार्टी के अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि ये रेट वाले मैटर की, सारे मैटर की जांच हो वो इम्पार्शियली हो, इम्पार्शियली का मतलब निष्पक्ष जांच हो, उसमें किसी का पक्ष नहीं हो, फियर एंड फेवर नहीं हो, डर और पक्ष नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, उसको बोलते हैं इम्पार्शियली, निष्पक्षता से। इसके बाद गला डे, गला डे, गाला डे का मतलब क्या होता है, हैप्पी डे यानी खुशी का दिन, हैप्पी डे खुशी का दिन। इसके बाद 50 नंबर गुड मनी, गुड मनी का मतलब क्या होता है, जेन्युइन यानी ईमानदारी से या सच्चाई से, गुड मनी, मान लीजिए हम पैसे कमा कर लाते हैं और वो ब्लैक मनी है तो उसको बोलते हैं ये बेईमानी या ब्लैक मनी है या बैड मनी है, ठीक है, तो वैसे ही गुड मनी होता है जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है, उसको बोलते हैं जेन्युइन, ईमानदारी से या ईमानदारी से कमाया हुआ धन, जेन्युइन। तो आई होप ये सभी आपको अच्छे लगे होंगे और मेरा प्रयास ही है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं और जो भी 50 और बचे हैं, 50 रेडीमेड फ्रेज और बचे हैं, वो मैं बेस्ट से बेस्ट लेकर आऊँ और ये आपके लिए जो भी भावी एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम है, जैसे कि हाई कोर्ट, LDC, जूनियर अकाउंटेंट और वीडियो मेंस हैं, उनकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं, तो वो आराम से इनको एक बार देखें, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं।
थैंक यू।